बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इंतसाब नाइट के साथ आपका मेजबान मियां फारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की अदारों पर खुलेआम तनकीद, ये सिलसिला कब रुकेगा, आज का हमारा मौज़ू बहस। और उसके साथ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने जो बयान दिया है, उन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया मुस्तरद कर दिया है, ये भी आज मौज़ू गुफ्तगू रहेगा। और उसके साथ तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक कब शुरू होगी, क्या इमरान खान भी गिरफ्तारी देंगे। और इसके साथ जो वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने ऐलान किया है कि नया मिनी बजट लाया जा रहा है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं और 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। और आखिर में जो नून लीगी सेनेटर्स हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर खुलेआम तनकीद की है, उनकी तनकीद किस हद तक दुरुस्त है, इन्हीं मौजूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना मकसूद अहमद साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, उनको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ महबूब नजर संधू साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जबकि उनके साथ नसीम सादिक साहब, चेयरमैन आम लोग पार्टी है, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा संधू साहब आपसे। आप ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने ये जो एक मतलब फिर अपने बयान में कहा है कि उन्होंने जनरल बाजवा ने इस चीज को एडमिट किया है कि उन्होंने रजीव चेंज ऑपरेशन में उनकी काविशें हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये तमाम तर वो जो खुलेआम अदालत पर तनकीद कर रहे हैं, ये सिलसिला कब खत्म होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपने मदद किया मुझे। भाईजान, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को खुलेआम तनकीद माजी में होती रही है, सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से इदारों पे तनकीद हमले होते रहे हैं, लेकिन हमारे लीडर इमरान खान साहब बड़े वाज़ेह उनका स्टांस है कि वो जो गुफ्तगू किसी अदारे के बारे में करते हैं, पहले पाकिस्तान को मुकद्दम रखते हैं और अदारे की असलाह के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने बिलखसूस अभी बात जिक्र किया जनरल बाजवा साहब का, तो जनरल बाजवा साहब ने खुद ये बयान दे के उसको उस बयान की आगे तशरीह वजाहत पेश की इमरान खान साहब ने कि जो मैं स्टांस पहले पेश कर रहा था मीडिया को या आवाम को, ये उस चीज पे मोरे तस्दीक सबत हो गई है अब कि जब खुद जनरल बाजवा साहब, क्या उनका डेजिग्नेशन या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या वो उन्हें इस तरफ क्या ये इजाजत देती थी कि वो ये बैठ के हमारे मुल्क की तकदीर के फैसले करें कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के लिए अच्छा है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब तो वही वाज़ेह हुआ जो इमरान खान पिछले चंद माह में बयान कर रहे थे कि इस मुल्क को एस्टेब्लिशमेंट रन कर रही है और वो जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। इमरान खान साहब फरमा रहे हैं इस तरह से, क्या वो मुल्क के सिक्योरिटी रिस्क नहीं बन जाएंगे? नहीं, एक बात देखें, आपने माजी में देखा बाज जमातों ने अदारों पे उस वक्त तनकीद की जब उनकी अपनी जान पे कोई चीज आई, जब उनका अपना मसला पैदा हुआ, और उस वक्त इस चीज को बाला ताक रखते हुए कि इस चीज का हमारे मुल्क पे या हमारी सियासत पे या इंटरनेशनल क्या फर्क पड़ेगा, उस चीज को बाला ताक रखते हुए उन्होंने आज इमरान खान साहब, जनरल बाजवा साहब को रुखसत हुए आज 3 माह हुए हैं और उन्होंने इस बात को अब जाके एलैबोरेट किया है जब बाजवा साहब ने खुद, क्या जनरल बाजवा साहब का ना तो पहले हमारे आईनी तौर पे क्या बाजवा साहब का इन सारी चीजों में या एस्टेब्लिशमेंट का किरदार बनता था? नहीं बनता था, उन्होंने अदा किया। लेकिन हमने उसके बाद भी बसीते पार्टी और हमारे लीडर इमरान खान साहब ने अच्छा, यही तो बाजवा साहब जब इक्तदार में थे, यही बाजवा साहब की इमरान खान साहब गुण गाते थे। आज इक्तदार से अलग हुए हैं तो उनकी मुखालफत, बराए मुखालफत शुरू कर दी है। ये दोहरा म्यार क्यों है? जी, यही बात आपसे जिक्र करूंगा कि यही तो खान साहब कहते हैं कि मेरे लिए कोई शख्सियत नहीं, मेरे लिए अदारा अहम है। जब तक बाजवा साहब थे वो हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबराह थे, उन्होंने जो उनका रोल उसके मुताबिक था जो हमारी मुसल्लह अफवाज ने अफगानिस्तान के मामलात में दूसरे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉक्सी वार चल रही है, उसमें जो उनका किरदार था इमरान खान साहब उसको हमेशा पजीराई करते रहे और आज भी करते हैं। और आज भी उनका मौक़िफ़ है कि हमें अपनी आप इमरान खान साहब के इस रवैये को किस नजर से देखते हैं? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वसल्लम। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। असल में सबसे पहले तो ये है कि एक घर की पॉलिसी होती है, ठीक है, एक अदारे की पॉलिसी होती है, और पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। यह जो आता है अपने मुताबिक मुल्क को चलाने की कोशिश करता है, वो चाहे बरादारा है या सियासतदान या हुक्मरान है।
खान साहब की ये जो पॉलिसी, जैसे मेरे दोस्त फरमा रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि जब वो थे इक़्तिदार में और जब वो सरबराह थे फौज के, तो तब तक उन्होंने नहीं कुछ किया। अब वो चलेगा मौका बन राइट टाइम का कि खान साहब उनके ऊपर तनकीद करें, बताएं ये चीजें थी। मगर उसके बाद ये भी बात सच है कि जब आप सीट पे होते हैं, इक़्तिदार पे होते हैं, तब ये बात करते तो उनकी बात पावरफुल थी। और कई ऐसे मामले थे जो पाकिस्तान के हल कर सकते थे इस फोरम पे। जिस तरह के दुरुस्त फरमाए मेरे भाई ने एक और चीज दुरुस्त फरमाई कि जब जितने भी, मैं वादा बात करूं तो ये सारी पैदावार बेसिक फौज की है। आप लियाकत अली खान तो शुरू हो जाएं, ठीक है जी, अयूब खान को लेके आने तक अमेरिका की, और अब तक अमेरिका की ही गोद में और फौज की ही गोद में सब बैठ के आए हैं। इसके बगैर किसी ने भी घंटी नहीं बजाई। ये बेसिक इनकी घंटी है, वो की होती थी। आप बताइए कि आप लोग भी क्या इसी तरह से इक़्तिदार में आए थे? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून जब इक़्तिदार में आई थी तो आपको पता है कि जब पहले उस वक़्त जब पहले मियाँ साहब आए थे एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेके आए थे, तो उसके बाद ही मियाँ नवाज शरीफ का जो हुकूमतें रही हैं वो एस्टेब्लिशमेंट ने ही 2 दफ़ा तोड़ी हैं। तो हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और आवाम की ताकत से इक़्तिदार में आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आपके सामने है कि इदारों का किरदार एक सियासतदानों में रहा है, जो कि हमारे सियासतदानों की बदकिस्मती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और आज आपके सामने है कि अगर अभी मेरे भाई ने बात की है बाजवा साहब की, कि उन्होंने तस्दीक कर दी है कि भाई पहले तो आप अमेरिका का कहते रहे हैं जी उन्होंने साजिश की है, बाजवा साहब का, फिर वो पंजाब के वज़ीर आला आ गए हैं नकवी साहब, उनका नाम लगा रहे। भाई किसी बात पर ठहरे तो सही। अगर आप इक़्तिदार में तो आप इसी बाजवा साहब के गुन गाते थे, दिन रात गुन गाते थे। बल्कि जो आज जवेद चौधरी साहब का कॉलम देखें उसमें बड़ी सारी हकीकतें वाज़ेह हो जाती हैं कि किस तरह इदारों को सियासतदान खुद ही उसमें इदारों को जो है ना वो इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा जब बंदा ये वैसे बड़ा नहीं है कि इमरान खान साहब जो है ना वो किसी एक पर टिक नहीं रहे। कभी कह रहे हैं बाजवा साहब ने उनकी गवर्नमेंट गिराई, कभी किसी को कह रहे हैं, और अब चलती चलती बात मोहसिन नकवी साहब तक आ गई है जो निगरान वजीर आला पंजाब है। तो सर ये ऑथेंटिक कुछ ठोस शवाहिद है आपके पास? मैं अपने भाई राणा साहब की बात को आगे लेके चलूंगा। देखिए, हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो हमारे मुल्क में पिछले 75 साल से जो निजाम और जिस तरीके से इस मुल्क को चलाया जा रहा है, ये जब कोई भी कॉन्स्पिरेसी, कोई भी साजिश, कोई भी ऐसी चीज, ऐसी तहरीक अमल में लानी इन्होंने होती है, तो वो एक मुख्तलिफ उसमें किरदार होते हैं, वो मिल के इस चीज को वकूफ पजीर होती है। ये उनका सब में उनका किरदार होता है। जैसे अभी राणा साहब ने बोला, खान साहब ने बोला कि बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट बाजवा साहब मान रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऐसे बंदे को निगरान वजीर आला लगाया जाए जो खुल्लम खुल्ला माजी में एक पार्टी को टारगेट कर रहा हो, एक शख्सियत को टारगेट कर रहा हो? तो क्या इसका मतलब है कि जो किरदार वक्त के साथ साथ खुल के सामने आ रहे हैं, वाज़ेह हो रहा है हमारे लीडर इमरान खान साहब का मौकफ, क्या हम उससे इनकारी हो जाए? चलो ठीक हो गया। यहाँ पे मुझे लेनी है छोटी सी ब्रेक पे जाने से पहले मैं राना मकसूद साहब आपके लिए सवाल छोड़ता जा रहा हूँ। कैप्टन रॉयल मोहम्मद सफदर साहब ने वोट को इज्जत दो का बयानिया मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने इस बयानी को क्यों मुस्तरद किया, इस सवाल का हम आपसे जवाब लेंगे। यहाँ पे हमें लेनी है ब्रेक। स्टे विद अस। हमने सितारों से रोशनी उधार मांगकर जमीन पे कुछ चिराग रोशन किए हैं। हम पहुंचाएंगे आप तक हकीकत, रोशनी, आगाही। और हम करेंगे आपके साथ पाकिस्तान का बेस्ट स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर। तेज तरीन, बेहतरीन, हकीकत पर मबनी खबरें सबसे पहले आपके लिए INN पर। करंट अफेयर्स हों या ट्रेंडिंग इशू, आप देखेंगे मुझे सबसे पहले INN न्यूज़ पर।
हम पहुंचाएंगे आप तक इंफॉर्मेशन और बनाएंगे आपको कामयाब लोग। मुस्कुराते रहिए, यही मकसद हमारा है। आपके ख्यालात, हमारा कलम, आपकी आवाज़। हर रंग में ढलते हुए दर्द को तहरीर करेंगे, तस्वीर बनेंगे, आवाज बनेंगे, आप तक लाएंगे। हम ज़रिया बनेंगे आपके लिए इंटरटेनमेंट का, फ़न का, मालूमात का, मुस्कुराहट का। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा राना मकसूद साहब, आपके लिए मैंने सवाल छोड़ा था कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को अचानक क्या हो गया है। वो उन्होंने वोट को बयानिया, जो इज्जत दो का बयानिया है, उसको मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने ये भी साथ में कह दिया है कि जो मरियम नवाज साहिबा वो मुस्तकबिल करीब में मुझे वजीर आज़म बनती नहीं दिखाई दे रही। और उसके साथ उन्होंने इस बात का भी जो है इंकशाफ किया है कि उन्होंने जो इमरान खान साहब की जातियात पर हमला किया था वो दुरुस्त नहीं था। क्या कहेंगे सर आप? जी, ये कैप्टन सफदर साहब का ज़ाती बयान है उनका, और जो कि पार्टी की पॉलिसी नहीं है। पार्टी की पॉलिसी तो वोट को इज्जत दो का नारा जो हमारे कायद है मियां मोहम्मद नवाज उनका लगाया हुआ है, और वही जो पार्टी पॉलिसी होती है। तो कैप्टन साहब ने अगर कुछ जज्बात में आके ये बयान दिया है तो बदकिस्मती ये भी देखें ना हमारे मुल्क की कि इसमें इदारों का किरदार एक रहा है, वो करते हैं, तो उसमें आकर फिर पार्टी को कुछ बोल्ड स्टेप भी लेने पड़ते हैं जो कि नहीं चाहते हुए भी लेने पड़ जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, जब इमरान साहब की गवर्नमेंट गिराई गई है तब आप इदारों के किरदार को मुस्तरद करते हैं, और जब आपकी अपनी हुकूमत गिराई गई तो तब आप कहते हैं कि इदारों का किरदार। देखिए, इमरान खान की गवर्नमेंट जो गिराई गई थी वो एक आईनी तरीके से गिराई गई थी। उसमें आइन में दर्ज है, उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया था, ना हमने वो कोई किसी इदारों से मदद ली थी। वो एक आईनी तौर पे आपके सामने है, सारा कुछ गिराया था। मुल्क इस हद तक खतरनाक हद तक दिवालिया होने के बिल्कुल करीब था। हमने तो बल्कि इमरान खान का जो डाला हुआ गन था वो अपने जुम्मे लिया है, सिर्फ इस खातर लिया है कि हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, और मुल्क बचाने की खातर ये बोल्ड स्टेप लिया गया था जो हुकूमत में आए, क्योंकि हमें मुल्क अजीज है, मुल्क है तो सियासत है, वरना कुछ भी नहीं है। तो हम मुल्क बचाने के कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अपने मोहतरम भाई राना साहब की मुश्किल आसान करता हूँ। बाज़ का सियासी तौर पर ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि जिसको तस्लीम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैप्टन सफदर साहब, आपको पता है कि हमारी सियासत का एक चेहरा है, मरियम नवाज साहबा के खामंद है वो, और वो स्टेट फॉरवर्ड बंदे हैं। अब लाख इख्तलाफ सही उनसे, लेकिन हमें बस इतने तरीके इंसाफ इस बात पे तो उनसे एग्री होना पड़ेगा जो उन्होंने फरमाया। बेशक जो दूसरा इनकी बात का पहलू था उसको बाद में रखते हैं, पहले कैप्टन सफदर साहब की। देखिए, जो कैप्टन सफदर साहब ने बात की, मेरे भाई नसीम साहब भी यहाँ बैठे हैं, क्या हर शहरी पाकिस्तान में उस बात को तस्लीम नहीं करता जो उन्होंने बोला? वो बरहक है कि जातियात को तो शामिल करना ही नहीं चाहिए सियासत में। हर इंसान की ऐब है, इंसान की ऐब और उसका खुदा जानता है, वो बेहतर है। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि क्या आज आप बाहर सड़क पे चलते किसी 10 साल के बच्चे को रोक के पूछें तो क्या उसे नहीं पता कि वोट को इज्जत दो का क्या मतलब है? और क्या हमारा पार्टी मुस्लिम लीग कब तक उस पे खड़ी रही है? आपने जनरल बाजवा साहब को तौसीह देनी थी, एक्सटेंशन देनी थी, तब आपने वोट दिया, और साथ ही वो उन्होंने डिफेंड भी कर दिया मियां नवाज शरीफ साहब को। उनका ये कहना है कि उनको मिसगाइड किया जाता है। भाईजान, वो यही तो तस्लीम कर रहे हैं ना कि ये सियासी मजबूरियां हैं। जिस बात में पहले आप जिक्र किया है, पहले मुझे इस बात का राणा साहब से जवाब दे दीजिए। राणा साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? मैंने तो पहले जवाब में ये इसका जवाब शामिल था कि कुछ सियासी मजबूरियां होती हैं बंदे की, जिसकी वजह से कुछ बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं। ये एक्सटेंशन देने वाली कौन सी सियासी मजबूरी थी कि आपने अपना पूरा बयानिया दाव पे लगा दिया? नहीं, बयानिया नहीं दाव पे, आज भी हमारा बयानिया जो है वोट को इज्जत दो का है, मौजूद है। आप अमल उसकी मुखालिफ करेंगे लेकिन आपका बयानिया कायम रहेगा, ठीक है? अगली दफा भी किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ आप खड़े रहेंगे लेकिन आपका बयानिया वहां रहेगा। वो भी दीवार पे लगाने के लिए तो बयानिया बड़ा अच्छा है,
लोग इस वक्त हमारे पाकिस्तान की आवाम, फारूक भाई, इतनी बाशऊर हो चुकी है। सोशल मीडिया ने नई जनरेशन को इतना अवेयर कर दिया है कि अगर मैं भी अपने हल्के की आवाम के साथ जाके कोई झूठ बोलूंगा तो वो मुझे डिनाई करते हैं। बिल्कुल क्या इस वक्त असल बात ना क्या है, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हमारी डोरियां जो है ना हमारे हाथ में नहीं है, ये अमेरिका और बरतानिया और इसराइल के हाथ में है। और ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं ना, जो 45 साल की सियासत है, ये वहां से ही सिलेक्ट होते हैं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारा चीफ ऑफ आर्मी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर, हमारा चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, सर देख लें आप इन बातों पर कायम। मेरे भाई नसीम सादिक साहब आम लोग पार्टी से हैं, लेकिन बात खासों वाली कर रहे हैं। नसीम भाई आप हमारे भाई, हम नहीं करते सारी इस्लामाबाद चौधरी की तरह आप पे भी कोई पर्चा हो, आप ही हथकड़ी ऐसे लहरानी पड़े। ये बात ये है कि हमारी सियासी क़यादत शायद कमजोर है, अब उनको मजबूत होना चाहिए। और पिछले दौर में जो इमरान खान साहब ने सियासत को और कमजोर कर दिया है और खराब कर दिया है, वो इस तरह, मेरी बात एक मिनट, वो इस तरह कमजोर कर दिया है। मुल्क में जब सियासतदान आपस में मिल बैठ के कोई फैसले करेंगे तो वो सियासतदान मजबूत होंगे। अगर सियासी क़यादत मजबूत नहीं होगी तो इरान के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ बड़ी बात खड़े होंगे। इसी तरह किसी के साथ लड़ना ही नहीं चाहते। आप इस तरह सियासतदान मजबूत हो। मैं आपकी बात की तय करूंगा, जहां से आपने बात शुरू की, अगर तो पाकिस्तान के रहने वाले आम शहरी अमीर हुए हैं तो फिर सबका बयानिया ठीक है। पाकिस्तान के अवाम तो आज एक वक्त की रोटी से भी मर रहे हैं महंगाई की वजह से। अमीर तो ये टप्पर अमीर हुए हैं, ये लोग अमीर हुए हैं। पीपल्स पार्टी को चेक कर ले, नून लीग को चेक कर ले, मौलाना फजल रहमान को चेक कर ले, BJP को चेक, जो भी पार्टी 45 साल से हुक्मरानी करती है, अमीर तो ये होते हैं। तहरीक इंसाफ को भी ना चेक करें। ये पता है तहरीक इंसाफ क्यों? तहरीक इंसाफ इमरान की जगह मैं आता, भाई आते, हमसू साहब आते ना, नई पार्टी को PTM या कोई भी एटम बम टाइप भी होता है, किसी बंदे को कामयाब नहीं होने देना। ये मेरे दोनों भाइयों ने, फारूक भाई, मेरे दोनों भाइयों ने बिल्कुल एग्जैक्ट बात की है। हमें अब बीमारी का पता चल गया है, सिस्टम की क्या बीमारी है, हमारे सिस्टम में क्या क्या अमराज है। अब हमने मिल के इसके सोल्यूशन की बात करनी है, लेकिन संधू साहब आप ये तो बात देना कड़ी आम बंदे को पेट्रोल नहीं मिल रहा, आम बंदे को आटा नहीं मिल रहा, आम बंदे का बिजली का बिल जमा नहीं करवा सकता, आम बंदे को अद्वियात नहीं मिल रही, आम बंदे के बच्चों से स्कूल से उठा लिया है। नसीम भाई आप आम आदमी हैं, आप आम आदमी हैं, आप आम आदमी पार्टी से हैं, आप आम आदमी। मैं आप प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे हैं, सोल्यूशन की बात। सोल्यूशन बताया मैंने कि जब तक पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान नहीं होंगे तब तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते। अदारे मजबूत नहीं होंगे। राणा साहब आप ये बताइएगा, आप तो मुल्क को ठीक करने के लिए आए थे, तो आपने खुद भी इस बात का जो है ना इंकशाफ कर दिया है कि जी ये इनका सारा गंद हमने ऊपर ले लिया है। ये वाहन जमात है जो किसी का गंद अपने ऊपर क्यों ले रही है, इसकी असल वजह क्या है? और इतनी जल्दी में इतना को बचाना है जनाब, पाकिस्तान की आवाम को बचाना है, तो ये पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा था। ये तो बाजवा के बयान में भी आ गया है। पाकिस्तान को नए तरक्की के दौर में नहीं, कैसे कहा कि आप अपने अफसर और जो ब्यूरोक्रेट है अपने ना हमें ये भी साथ करेंगे, और साथ ही बिल पेश कर लिया। और जर्नल और जो जजेस है इससे माफी है, उनको छूट क्यों भाई मुकद्दस क्यों ये हो सकता? पाकिस्तान में नहीं होने देंगे हम, ये कभी होना भी नहीं चाहिए। सब एक बराबर है, जमहूरी मुल्क नहीं है, ये इस्लामी मुल्क है। हमें क्यों जमहूरी ब्रेक पे जाने से पहले मैं संधू साहब आपके लिए सवाल छोड़ता जा रहा हूँ। जेल भरो तहरीक कब शुरू होगी और क्या इमरान खान भी इसमें गिरफ्तारी देंगे या नहीं? स्टे विद अस।
दोबारा खुशामदीद। अच्छा संधू साहब, आप बताइएगा कि जेल भरो तहरीक कब शुरू हो रही है, क्या इमरान खान साहब इसमें गिरफ्तारी देंगे? ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपके लिए ये सवाल छोड़ा था। जी, मेरा ख्याल है कि ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है सब पे कि हमारा लीडर, हमारा कायद भागने वाला नहीं है, ना तो वो मुल्क छोड़ने वाला है, ना वो घबराने वाला है। आप सिर्फ जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी की बात करते हैं। भाई देखें, चंद माह पहले, चंद हफ्ते पहले जो बंदा गोलियां खा के आज वहीं पे उसी जगह पे, मैं कितने दिन खुद जमान पार्क रात ड्यूटी पे रहा हूं, खुद हमने ये वहां पे देखा है। जो वहां पे माहौल है, जो आवाम आई है, क्या खान साहब हमारे लीडर उसको छोड़ के जाएंगे? कभी नहीं। और जहां तक जेल भरो की बात है, सबसे पहले जैसे खान साहब ने खुद फरमाया कि वो सबसे पहले खुद गिरफ्तारी देंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी टॉप लीडरशिप, हमारी प्रोविजनल लीडरशिप, हमारी डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप, हमारी सिटी लीडरशिप तमाम गिरफ्तारियां देंगे। और अवाम, आप अंदाजा लगा के बाहर जाके देखें, रोड पे लोग इस वक्त भूख की वजह से, परेशानी की वजह से और ज़हनी कसमा पुरसी की वजह से इतने परेशान है। वो कहते हैं हमें जेल में डाल दो, कम से कम खाना तो मिलेगा, हम घर में अपने भूखे बच्चे नहीं देख। डेट अनाउंस नहीं की आपकी पार्टी ने अभी तक। देखिए, मैं इसी बात, जो आपका पहला सवाल था उसी से ये लिंक है। खान साहब पे फिर बाद में आप लोग तनकीद करते हैं, लेकिन उनका हमेशा ऑब्जेक्टिव रहा है कि अदारों को उनका जो मुनासिब वक्त है वो दिया जाए ताकि वो परफॉर्म कर सके और इस सिस्टम में रिफॉर्म कर सके। क्या इमरान खान साहब का शौक है जेल भरो तहरीक? नहीं, मजबूरी। अगर ये सिस्टम गुंजाइश नहीं छोड़ता, जो हमारा आइन हमें कहता है कि हमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, और सिस्टम किसी वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, फिर हमारे पास क्या हाल है? क्या यहाँ ये है कि आप जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे? अच्छा राणा साहब ने मिनी बजट की भी अनाउंसमेंट कर दी है वजीर खजाना इसाक डार साहब ने, और 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं। सर आवाम को रिलीफ देने आए थे, क्या कर रहे हैं सर आप? ये इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ मिलेगा। जो ये टैक्स लगे हैं, बचेगी ये IMF के साथ मुआहदे की वजह से ये सारा सिस्टम है, जो कि खुद PTI की हुकूमत ने ये मुआहदा शुरू किया था। तो हम तो उस गन को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भैया, खजाना साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, खजाने से कम हो चुके हैं। पता नहीं कब शुरू करेंगे। पहले ज़मान फारूक भाई $1.2 बिलियन लेने के लिए मेरे भाई खुद ड्यूटी दे के आए हैं, किस चीज की ड्यूटियां लगा रहे हैं उधर? मेरे भाई क्या खतरा हो गया है मुल्क आपको, इस मुल्क में? भाई ये तो आज आप देख ले, ये आपसे शुरू किसी पे शराब का पर्चा, किसी पे तो आप आके ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं 3 महीनों से। जो भागता है वो मुल्क छोड़ता है। जो गोली लगी है अभी तक वो अपना जख्म ही नहीं सही कर रही, वो उसका कोई हड्डी उससे फ्रैक्चर नहीं। भाईजान हमारी कौन सी प्लेयर्स कम हुई थी? हमारा तो गोली का जख्म था जो सारी दुनिया ने देखा। गोली का क्या लगता है? गोली में और दूसरी बात राणा साहब, मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा सब एक बात पे। 1.7 बिलियन का नहीं, इमरान से अपना जेल भरो तहरीक इमरान खान खुद गिरफ्तारी देके शुरू सबसे पहले वही देगी। उन्होंने ऐलान किया ड्यूटियां लगाई जा रही हैं उधर ज़मान पार्क में कि जी आज इस पीपी ने आना है, आज इस पीपी ने आना है। इस चीज का वही डर है आपको? आप आए जेल भरो तहरीक शुरू करें, बिस्मिल्लाह। हमने हमारे शुरू करने से पहले आपकी शुरू कर दी है। मैं अभी वापस होगा आपके सवाल। पहले भाई इस्तीफे देते हैं, बाद में कहते हैं हमने नहीं दे रहे भाई। ये क्या सियासत है भाई? 170 अरब के टैक्सेस नहीं लगे। 170 अरब रुपए के नहीं लग रहे, 855 अरब के लग रहे हैं। 855 अरब ने। हाँ जी, ये आपके पहली जो उन्होंने समाई अपनी तय की है उसमें 170 अरब रुपए इन्होंने बटोरने हैं अवाम से। उस अवाम से जिनके अंदर किया था। हमारी बात है संधू साहब, वो कहते हैं कि IMF से मुआहदे आप करके गए हैं जिसका खमियाजा अब भुगत रहे हैं। हमने तो IMF से इस मुल्क को बात किया था। नहीं, मैं राणा साहब से, आपने IMF से मुआहदे किए। मैं राणा साहब से एहतराम के साथ इख्तिलाफ करूंगा। मुझे सिर्फ एक सादा सी बात का जवाब दे दें। जिस दिन इमरान खान साहब हुकूमत से उतर रहे हैं, $16.7 बिलियन पाकिस्तान के नेट रिजर्व है, आज 3.7 है। तो अभी हम IMF से गिड़गिड़ा के मिन्नते तरले करके 1.2 बिलियन ले रहे हैं। नोट करिएगा, सिर्फ 1.2 बिलियन। और उनकी शरायत जो अभी सामने आई है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये नहीं है। उनका चलाने की कोशिश कर रहे हैं आपने की। पता क्या है, 2012 में ये भारत के साथ भी हुआ था।
IMF और वर्ल्ड बैंक ने ये गेम खेली जो पाकिस्तान के साथ पीडीएम से काम ले रहे हैं। वो पीडीएम को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको हम हुकूमत में लेके आएंगे, इसके बाद आगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है, ये एग्रीमेंट है, ये ओपन करने ले कोई। अच्छा आप पहले बता रहे हैं कि जी, इसके बाद वो पीपल्स पार्टी को चाहते हैं। 2012 में इंडिया में भी ये कुछ हुआ था, मगर वहां के हैकर ने इंडिया को बचा लिया। वो वहां पे वतन थे वहां के, यहाँ पाकिस्तान में एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, रातों रात रजीम चेंज की गई, तो ताकि उनका जो एजेंडा पूरा करना है, उनका टारगेट आपका एटम बम है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चले हम इकोनॉमी पे रहते हैं। आपका क्वेश्चन फारूक भाई एक मिनट रुकिए, आपका क्वेश्चन इकोनॉमी के बारे में था जी। मैंने आपको फिगर्स दी हैं कि 16.7 से अभी हमारे नेट 3.7 है, $1.2 बिलियन हम ले रहे हैं अभी IMF से। उसके बाद हम क्या गारंटीज दे रहे हैं? हमने इनका एक प्रोग्राम है EMFP, ये रिफॉर्म्स जब करनी है तो जितने सर्कुलर डेट्स हैं आपकी एनर्जी फील्ड में वो आपने खत्म करने हैं। इस वक्त गैस के जो नेट सर्कुलर डेट है वो 1500 अरब रुपया है जी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 170 अरब की, ये 170 अरब पे नहीं, ये कहीं पे जाके भी नहीं रुकेगा, क्योंकि इस मुल्क को इन्होंने चलाना तो है, अपनी 83 रुकनी कबीना को तनख्वाही तो देनी है, अपने पेट्रोल तो याशियां तो पूरी करनी है, तो कहां से निकलेगा? अच्छा राणा साहब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप ये बताइएगा कि नून लीग सेनेटर्स जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के जो रिमार्क्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान साहब तक सिर्फ एक वज़ीर-ए-आज़म ईमानदार रहा है, उस पर शदीद तनकीद की जा रही है। सेनेट के फोरम पर खड़े होकर इरफान सदीकी साहब ने ये कहा है कि क्या हम अगर ये कहें कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक सिर्फ एक चीफ जस्टिस जो है ईमानदार रहा है, तो क्या आपको काबिल कबूल होगा? सर ये तनकीद आप किस तरह? अगर कोई जायज तनकीद है तो वो कोई ऐसा मसला तो नहीं है। वो देखे ना चीफ जस्टिस साहब ने कौन सी बात सही कही है, वो सारे वज़ीर-ए-आज़म इसमें समेत इमरान खान साहब भी शामिल है, उसमें सबको करप्ट करार दे रहे हैं। नहीं उन्होंने एक उन्होंने सादिक बोला है, वो हम है, वो मामला का जनेजो की बात वो अपने आप पता लगे जाए, वो सभी इसी में शामिल है। लेकिन इस तरह का चीफ जस्टिस के होते को ये मुनासिब नहीं लगता कि इस तरह के वो बयान दें जो कि सियासी तौर पर असरअंदाज हो। तो इसलिए फिर इस तरह के फैसलों में फोरम जो सेनेट बना उसमें अगर कोई तनकीद हो रही है तो बर्दाश्त। ये तो वही बात होगी जो हमारी आम दरअसल मिसल है कि हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ठीक है। हमारे खान साहब ने जो उसका जिक्र करे तो वो अदालत में तनकीद है। ये सिटिंग चीफ जस्टिस हैं। आज तक जब तक आप देखें हमारे पास जो लिखी तारीख पड़ी हुई है वो यूनानी दौर से आज तक की पड़ी हुई है, वहां पे आज तक किसी ने अदलिया पे उंगली नहीं उठाई। यहाँ पे पहला सरेआम सवाल होता है हमें क्यों निकाला? कभी आप लोहे के चने बनते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि वो बोले जो हम चाहते हैं, तो भाई बाकी सारी एस्टैब्लिशमेंट तो वही कर। ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। यहाँ पर भाई आप कौन सी अदलिया की बात कर रहे हैं? आप तो तुम्हारे पास बैठे हैं, आप अदालतों में पेश नहीं हो रहे, अदालतों को बुरा भला किस तरह बचा सकते हैं? सर सबसे पहले आपने अपने नौजवानों का इंटेलेक्चुअल वार तैयार करें अपनी कौम को, उसके बाद फिजिकल वार के लिए तैयार करें अपने नौजवान नस्लों को, ताकि आप मुल्क को बचा सकें। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। आप कुरान की तरफ लेके आए, दीन की तरफ लेके आए नौजवान नस्लों को, असल समझ कर हम ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। यहाँ पर मैं आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि सीनियर कॉलम निगार जावेद चौधरी साहब ने कुछ अर्सा पहले एक कॉलम तहरीर किया था, बड़ा होशरुबा उसमें इंकशाफ किया था। उन्होंने कहा था कि 1948 में गांधी के दौर में उस वक्त के आर्मी चीफ ने उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि आप मुझे एक्सटेंशन दे दें तो मैं आपके मुल्की हालात में, आपकी सियासी मामलात में आपकी मुआवनत करूंगा। गांधी साहब दूरंदेश थे, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और उनको फौरन ओहदे से हटा दिया। दूसरी अटेम्प्ट मनमोहन सिंह के दौर में हुई। सोनिया गांधी पार्टी हेड थी और मनमोहन सिंह वजीर आजम थे। अपोजिशन ने टफ टाइम दिया तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं आपके मामला दुरुस्त करवा दूंगा, आप मुझे एक्सटेंशन दें। तो मनमोहन सिंह ने जब सोनिया गांधी से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और उस वक्त भारत जैसे मुल्क में तकरीबन 3200 से लगभग टीवी चैनल्स और हजारों अखबारात और जराइद थे। उन्होंने उनको एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उनको वार्निंग दी गई और ये बात रिकॉर्ड पर है कि उस आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल किया गया और किसी अखबार और किसी जरीदे, किसी टीवी चैनल पर सिंगल लाइन की भी खबर नहीं चली।
इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में जमहूरियत किस तरह से जो है फरोग पाई और किस तरह से उन्होंने जमहूरियत को कंटिन्यू रखा। हमारे सियासतदानों को भी इस पर मिल बैठकर सोचना होगा। इजाजत दीजिए, आखिर में मैं इतना ही कहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।